आज मैं क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। आज का टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ लिविंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एक लिविंग बीइंग हम लोग बोलते हैं ना, ये लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स को कौन सा आधार पे हम लोग बोलते हैं कि ये लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, उसका करेक्टर आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग हम लोग किसको बोलते हैं? लिविंग इज समथिंग दैट इज़ अलाइव, समथिंग दैट कैन ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस, रेस्पायर एंड कैरी आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। हम लोग लिविंग उसको बोलते हैं जो आपका सबसे पहले तो वो जीवित होना चाहिए, उसका वो ग्रो करना चाहिए, वो मूव कर सकना चाहिए, वो रिप्रोडक्शन कर सकना चाहिए, रेस्पायर करना चाहिए, उसके बाद उसका अंडर में सेलुलर एक्टिविटीज़ कैरी ऑन होना चाहिए। ये आपका लिविंग बींग्स का फीचर्स। तो कोई भी थिंग्स में अगर ये सब फीचर्स होता है तो उसको हम लोग बोलेगा लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे बोला कि लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड आर केपेबल ऑफ कैरिंग आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। दे ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी टू सर्वाइव। लिविंग हम लोग जितना भी लिविंग थिंग्स है वो सब सेल से बना हुआ है, और उसका सेल का अंदर में उसका सेल का एक्टिविटीज चलते रहेगा, कैरी ऑन होते रहेगा उसके बाद। और वो जो हम लिविंग थिंग्स जो है एनर्जी को लेके हम लोग वो एनर्जी को सर्वाइवर के लिए यूज़ करता है। हमें वो ये लाइन का मतलब ये है। जैसे आपका एक लिविंग बींग्स का एग्जांपल है आपका बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ट्रीज, ह्यूमन बींग्स। ये सब है आपका लिविंग थिंग्स का एग्जांपल ना। ये सब को हम लोग क्यों लिविंग बोलते हैं बोलने से उसमें कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, सेम कैरेक्टर है उसमें, उन सब में, ये सब बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स लोग में। तो उसका क्या सेम फीचर बोलने से, लाइक ईटिंग, ब्रीथिंग, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो सब ईट करता है, खाना खाता है, वो सब सांस लेता है, वो लोग सब रिप्रोडक्शन करता है, वो सब ग्रो करता है, बढ़ता है, उसका वो लोग डेवलपमेंट होता है इन सब में, जितना भी लिविंग थिंग्स में। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। लिविंग क्या है बोलने से, ये सब जिसका अंदर में ये सब प्रॉपर्टी है उसको हम लोग लिविंग थिंग्स बोलेगा। तो उसका अभी मेन कैरेक्टर्स लोग को हम पढ़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला कैरेक्टर है आपका लिविंग थिंग्स में क्या कैरेक्टर होना चाहिए बोलने से, ये कैरेक्टर अगर ग्रोथ होगा तो लिविंग थिंग्स बोलेगा। लेकिन ये ग्रोथ जो इंटरनली होना चाहिए, अंदर से ग्रो होना चाहिए, बाहर से ग्रो नहीं। बाहर से जो ग्रो होगा, जैसे कि आपका नॉन लिविंग थिंग्स भी तो ग्रो होता है, जैसे कि आपका माउंटेन में भी तो ग्रो करता है ना, उसका ऊपर मिट्टी डिपॉजिट होते जाएगा उसका सरफेस से, लेकिन वो ऊपर से ग्रो कर रहा है ना, लेकिन अंदर से ग्रो नहीं कर रहा है। तो लिविंग थिंग्स जो आपका अंदर से ग्रो करता है। ग्रोथ इज एबिलिटी फॉर ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज इन साइज थ्रू सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। जो आपका लिविंग थिंग्स में सेल ग्रोथ होता है, वो सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन का कारण ग्रो होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है, उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मास एंड नंबर। हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपका उसका वेट में ग्रोथ होता है, मास मतलब वेट में, उसका नंबर में। जैसे हम लोग पॉपुलेशन बढ़ते जाता है ना, बच्चा जितना बच्चा पैदा करते जाएगा उसका पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। पॉपुलेशन जो आपका नंबर में है और मास जो आपका वेट में है, आप कितना आपका वेट बढ़ रहा है। तो हम लोग मास में ग्रो होता है और नंबर में ग्रो होता है। तो ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन इट्स मास व सेल डिवीजन। हम लोग जितना मल्टी सेलुलर है, मतलब जो डिफरेंट सेल्स से मिल के एक इंडिविजुअल बनना है, उसको बोलता है मल्टी सेलुलर। और यूनिसेलुलर जो एक सेल जो एक इंडिविजुअल बनेगा उसको हम लोग बोलता है यूनिसेलुलर। जो हम लोग मल्टी सेलुलर जो बहुत सेल से मिलके बना है, वो इंडिविजुअल जो है आपका, वो ऑर्गेनिज्म जो आपका मास, उसका कैसे मास इंक्रीज होता है बोलने से, उसका सेल डिवीजन का कारण, उसका अंदर हम लोग का अंदर में सेल डिवीजन होते रहता है ना, तो सेल बढ़ते जाएगा, उसका कारण से ग्रो होता है। तो इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट in their meristematic region, but growth occurs to a certain age in animals. प्लांट लो में आप जितना भी पेड़ पौधा देखिएगा, वो लोग का लाइफ टाइम ग्रो होता है, वो लाइफ टाइम बढ़ता है। लेकिन हम लोग का जो एनिमल है ना, हम लोग का जो इंसान लोग में आप देखते हैं, इंसान जैसे कोई भी एनिमल्स, ये जैसे कि मैं काऊ हो गया, मिथुन, कोई भी एनिमल्स लोग का सर्टेन एज तक, कुछ एज तक में ही ग्रो होता है, तो उसका बाद ग्रो रुक जाता है और ग्रो नहीं होता है। बट प्लांट्स लोग में ग्रो जो होते रहेगा, जब तक वो लोग नहीं मरेगा तब तक ग्रो होते रहेगा। इसका ये मतलब है कि कुछ एज तक हम लोग एनिमल्स में ग्रो होता है, लेकिन प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ उसका ग्रो होते रहता है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि
आप पहले चाइल्डहुड में जितना आपका हाइट था अभी उससे हाइट बड़ा हो गया ना, वो भी तो एक ग्रो है ना, सेल डिवीजन का कारण से आप ग्रो हो गया। उसका बाद प्लांट्स जो ग्रो होता है आपका डिफरेंट शेप्स में, साइज में, उसका लेंथ में प्लांट ग्रो होता है। ये उसका एग्जांपल दिखा रहे हैं ग्रो कैसे। देखो आप पहले प्लांट या इतना छोटा था या ऐसे उसका शेप और बदलते किया, उसका लेंथ भी बढ़ गया, देखो बढ़ाते हुए, या ग्रोथ का एग्जांपल आपको दिखाया ये पिक्चर में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। तो यूनिसेलुलर का जो रिप्रोडक्शन होने का मेथड है ना, जिसका एक सेल जो एक इंडिविजुअल उसका रिप्रोडक्शन होने का कारण है उसका सेल डिवीजन। लेकिन हम लोग का इंसान लोग जो रिप्रोडक्शन कैसे करता है बोलने से, मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो लोग जो फर्टिलाइजेशन करके उसका तब वो जायगत बनता है, तब हम लोग इंडिविजुअल बनता है ना। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से उसका एक सेल डिवीजन होगा तो वो एक इंडिविजुअल बन जाएगा, वो है उसमें डिफरेंस ये है। लेकिन हम लोग में मल्टी सेलुलर में तो इसे एक सेल जो एक इंडिविजुअल नहीं होता है ना, बहुत सेल मिलके हम लोग इंडिविजुअल बनाए तो। लेकिन यूनिसेलुलर में एक ही सेल जो एक इंडिविजुअल बनेगा, इसलिए जब सेल डिवीजन होगा तो एक सेल से 2 सेल बनेगा तो 2 इंडिविजुअल बन जाएगा। ये है यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है सेल डिवीजन से। Living organisms show internal growth due to addition of materials and the formation of cells inside the body। ये आपको जैसे हम आगे बताए, जो हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रो जो अंदर से होता है, सेल्स इनसाइड द बॉडी ना, यहाँ देखो फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी, हम लोग का सेल का अंदर का सेल्स का ग्रो का कारण होता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में यहाँ बोले कि द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक माउंटेन्स, बिल्डर्स, crystals all also grow but due to the addition of similar materials to their outer surface। या में आउटर सरफेस में से इसका सिमिलर मटेरियल्स का डिपोजिशन का कारण से होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रो होता है, लिविंग थिंग्स में भी ग्रो होता है। वो कैसे ग्रो होता है बोलने से, वो लोग का आउटर सरफेस का में सेल नहीं मटेरियल का डिपोजिशन का कारण वो लोग ग्रो होता है। लेकिन हम लोग का ग्रो जो इनसाइड अंदर से होता है, जो लिविंग थिंग्स का ना ग्रो जो इनसाइड से होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रो जो आउटसाइड से होता है। आई होप आप लोग समझ गया। तो अभी सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एन इंडिविजुअल लाइक इट इज ओन। रिप्रोडक्शन एक ऐसे प्रोसेस है जहाँ से ऑर्गेनिज्म जो एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, जो या तो उसका जैसे होगा या तो उससे थोड़ा डिफरेंस होगा। जैसे कि आप भी आपका माँ बाप से थोड़ा सा मिलता जुलता तो है, उन लोग का जीन तो है, लेकिन थोड़ा से आपका फिजिकल फीचर्स तो एग्जैक्टली आपका माँ बाप जैसे तो सेम नहीं होगा ना, माँ बाप जैसे तो थोड़ा तो डिफरेंस होगा। तो हमें बोल रहे कि तो उसका जो मतलब ये जो प्रोड्यूस करने का, इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, उसको बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। It is the formation of new individuals of a similar kind. Reproduction is not essential for the survival of individuals. It is required for the perpetuation of the population. और रिप्रोडक्शन जो हम लोग का सर्वाइवल के लिए, हम लोग को जीने के लिए रिप्रोडक्शन करना ही है बोल के इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये रिप्रोडक्शन जो यहाँ में अर्थ में हम लोग का पॉपुलेशन को परपेचुएशन में कंटिन्यूशन रखने के लिए है, हम लोग रिप्रोड्यूस करता है हम लोग का स्पीसीज को। तो जैसे कि आप इंडिविजुअल देख लो, कोई लोग जिसका इनफर्टाइल होता है, जिसका बच्चा नहीं होता है, उन लोग भी तो लिविंग बीइंग है, लेकिन उन लोग जी रहे हैं ना। ये मतलब नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा तो आप लोग नहीं जी सकेगा, जी सकता है आप लोग बिना रिप्रोडक्शन करने के लिए। बस हम लोग रिप्रोडक्शन हम लोग का स्पीसीज को कंटिन्यूशन रखने के लिए, पॉपुलेशन को कंटिन्यूशन रखने के लिए ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। तो अभी रिप्रोडक्शन कौन सा मेथड से होता है बोलने से, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड से होता है। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का ज़रूरी होता है, 2 पेरेंट्स का ज़रूरी होता है। एक तो होगा आपका जो अंडा देगा, एक तो आपका स्पर्म देगा। तो आपका फीमेल से आपका एक ओवम आएगा, उसका मेल से आपका स्पर्म आएगा। जैसे कि आपका ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल है, 23 क्रोमोसोम से एक यूनिसेलुलर में, मतलब जब आपका एक में और आपका स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम सी है, तो ये दोनों जब 23 मिल जाएगा तो 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। जब अंडा और वो दोनों, ये जो स्पर्म दोनों जब
फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जायगोट बनता है ना, तो दोनों का 23 क्रोमोजोम मिला 26 क्रोमोजोम्स हो गया। पेयर में गिनने से 23 पेयर्स हो गया। तो यहाँ में जब फर्टिलाइजेशन होकर जब एम्ब्रॉय डेवलप होता है ना, एम्ब्रॉय से आपका फीटस बनता है, फीटस से आपका एक इंडिविजुअल बनता है ना, एम्ब्रॉय है। तो ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस। तो ये 23 क्रोमोजोम्स तो हर एक में 23 क्रोमोजोम्स होगा बोल के नहीं है। ये सब बस आपका ह्यूमन बीइंग का नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स देखा। ये मत सोचना कि आपका डॉग में भी 23 क्रोमोजोम होगा, मिटन में भी नहीं, उन लोग में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होगा उन लोग का एक में। तो ये आपका ह्यूमन बींग्स में 23 क्रोमोजोम्स होता है बोल के आपका एग्जाम्पल देखा है। तो अभी हम लोग चलते हैं आपका, ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल। तो अभी हम लोग चलेंगे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बोलने से, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। एक सिंगल पेरेंट जरूरी था, लेकिन सेक्सुअल में तो 2 पेरेंट का जरूरी है ना, एक तो माँ एक तो बाप। तो यहाँ में बोल रहा है कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड द इंडिविजुअल इज ए कॉपी ऑफ द पेरेंट। तो एसेक्सुअल में जो इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन का थ्रू आपका निकलता है ना इंडिविजुअल, वो जो एग्जैक्टली उसका पेरेंट्स का जैसे होगा, उसका कैरेक्टर हर चीज़ जो उसका पेरेंट्स। लेकिन हम लोग जो सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन का थ्रू हम लोग इंडिविजुअल बनाए, उन लोग का जो उसका थोड़ा पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंस होगा उनका। जैसे कि आप भी आपका अम्मा बाबा का एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं है ना, थोड़ा तो डिफरेंस है ना आप में। तो लेकिन अगर एसेक्सुअल से होता है बोलने से आप एग्जैक्टली अगर आपका अम्मा आपको रिप्रोड्यूस करेगा तो आप एग्जैक्टली आपका मम्मी जैसे ही आपका कैरेक्टर होगा, सेम शक्ल जैसे, हर चीज़ उसका ही जैसे होगा। लेकिन हम लोग सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुआ है तो दोनों माँ और बाप के अलग अलग कैरेक्टर को लेके मिल के बना है, तो अलग अलग मतलब एग और स्पर्म से बना है। तो हम लोग थोड़ा डिफरेंस है ना हम लोग के पेरेंट्स से। लेकिन एसेक्सुअल में ऐसे नहीं होगा, जैसे पेरेंट्स है वैसे ही उसका ऑफस्प्रिंग भी वैसे ही होगा, बच्चा भी वैसे ही होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओकर बाय फिजन मतलब एक सेल से 2 सेल में टूटना, और बर्डिंग, यहाँ में देखो बर्ड निकल के यहाँ में बर्ड जो यहाँ से डिटेच होकर यहाँ एक इंडिविजुअल बनाना। रीजनरेशन मतलब एक सेल जो टूट जाएगा तो वो टूटा वाला पीस से भी आपका एक इंडिविजुअल बनेगा, ये उसको बोलते हैं रीजनरेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब जैसे प्लांट लो में से प्लांट लो को आप काट के ले जाएगा ना, उसका कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, उसका पत्ता से भी एक इंडिविजुअल बनता है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ में आपका हाइड्रा का एग्जांपल देखा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा में बर्डिंग से होता है, हाइड्रा रिप्रोडक्शन बर्डिंग यूजिंग द रीजेनरेटिव सेल्स। देखो आपका यहाँ से बर्ड निकल रहा है, तो यहाँ से बर्ड जो लास्ट में डिटेच होके ये एक इंडिविजुअल में रीजेनरेट करेगा, ये भी एक हाइड्रा ही बनेगा। लेकिन इसका जेनेटिकली सिमिलर हाइड्रा होगा, उसका पेरेंट्स जैसे है ये भी ऐसे ही होगा। ये हाइड्रा जो अभी यहाँ का ऑफस्प्रिंग बना है। तो यहाँ में प्लांट्स रिप्रोड्यूस मोस्टली थ्रू सीड्स। अब मालूम है कि प्लांट्स यूजुअली सीड्स से रिप्रोडक्शन करता है ना। तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय आइदर लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस। हम लोग एनिमल्स में या तो अंडा दे के करता है, या तो एक यंग वंस को हम लोग पैदा करता है। जैसे कि आप बर्ड्स लो तो अंडा ले करता है ना, लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग्स तो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देता है ना। तो ये इसका मतलब ये है। इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो सेम है, साइमल्टेनियसली होता है। जैसे कि आप एक सेल से 2 सेल बनेगा तो आपका ग्रोथ भी हो रहा है और आपका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, क्योंकि एक सेल ही एक इंडिविजुअल होगा। तो इसलिए आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन मल्टी सेलुलर में तो अलग है ना, ग्रोथ अलग होता है। आपका ग्रोथ जो सेल डिवीजन का कारण से होता है, लेकिन इंडिविजुअल तो आपका फर्टिलाइजेशन का कारण से होता है ना। तो आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में सेम है, सिनोनिम्स है, और आपका मल्टी सेलुलर में अलग है। Many organisms like mules, sterile worker bees, and infertile human couples do not reproduce. Therefore, reproduction is not an all-inclusive characteristic of the living organism. However, no non-living object has the power to reproduce or replace. आपको आगे जैसे बताया ना,
ये जो रिप्रोडक्शन तो आपका एक डिफाइन फीचर नहीं है, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि ये आपका लिविंग बीइंग है तो रिप्रोडक्शन ही करना पड़े बोल के, ऐसे बात नहीं है। क्योंकि अब कोई ह्यूमन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी होता है जिसका बच्चा नहीं होता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बच्चा नहीं है तो वो लोग लिविंग बींग्स नहीं है, नहीं, वो लोग लिविंग बींग्स है, लेकिन उसका इनफर्टाइल का कारण से वो बच्चा पैदा नहीं कर पाया। और जैसे कि आपका म्यूल स्लो हो गया, इस तरह वर्कर भी इसलिए भी बच्चा पैदा नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग लिविंग बींग नहीं है, वो लोग सब लिविंग बींग है, लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर लिविंग बींग्स जो आपका रिप्रोडक्शन करना चाहिए बोल के, ये एक लिविंग बींग्स का कैरेक्टर है, लेकिन उसका डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मतलब होना ही है बोल के नहीं है। हाउएवर नो लिविंग ऑब्जेक्ट हैज़ द पावर टू रिप्रोड्यूस, लेकिन ऐसे और कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स आपका रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, कोई भी लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। इसलिए ये आपका एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है, लेकिन आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मतलब होना ही है बोल के नहीं है रिप्रोडक्शन जो। तो आई होप आप लोग समझ गया। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन का सीरीज जो आपका ऑर्गेनिज्म का अंदर में होता है ना, ऑर्गेनिज्म को आपका सरवाइव करने के लिए जो आपका जरूरी जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना आपका बदन में, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। It is the sum total of all types of chemical reactions occurring in an individual due to specific interactions among different types of molecules in the interior cells is called metabolism। ये जो all types of chemical reaction जो आपका अंदर में हो रहा है ना, जो molecules जो आपस में interact होके टूट रहा है, कोई molecules आपका interact होके और फर्दर कॉम्प्लेक्स molecules में बन रहा है, जो आपका बॉडी का सेल का अंदर हो रहा है, उसको बोलते हैं आपका मेटाबॉलिज्म। उसका ही कंटिन्यूशन है। तो यहाँ में आप ट्राई कर लीजिएगा। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज, ये आपको अगर आगे ऊपर में बता दिया, आयो आप लोग बाद में कमेंट सेक्शन में ये इसका आंसर बता दीजिए। तो मेटाबॉलिज्म क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। आप लोग जैसे कुछ आप लोग खाना खाएगा, जब कोई भी मिल्क खाएगा, खाना खाएगा, ये हम लोग जितना खाना क्यों खा रहे हैं ताकि हम लोग को एनर्जी मिले ना। तो मेटाबॉलिज्म वही है कि यहाँ से आपका खाना को छोटा छोटा में मतलब डाइजेशन ग्लूकोज ग्लूकोज जितना भी ग्लूकोज है उसमें ग्लूकोज को निकाल, ग्लूकोज से आपका एटीपी मिलता है, एटीपी से आपको एनर्जी मिलता है। तो फाइनल हम लोग का प्रोडक्ट जो आपका हम लोग को एटीपी है, एटीपी से हम लोग को एनर्जी मिलता है ना। तो कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, वाटर निकाल रहा है, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहा है, ये सब मेटाबॉलिज्म जितना भी केमिकल रिएक्शन आप लोग का अंदर में हो रहा है ना, ये सब है आपका मेटाबॉलिज्म। जो वही दिखाने के लिए आप लोग को यहाँ में हम पिक्चर में डाल दिया। तो मेटाबॉलिज्म इज द इंटरनल प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी एक्सपेंड्स एनर्जी एंड बर्न्स कैलोरी। ये जो आप इंटरनल अंदर बॉडी का अंदर का प्रोसेस है जहाँ से आप एनर्जी निकालता है, एनर्जी यूज़ करता है और एनर्जी बनाता भी है, ये आपका बॉडी का अंदर में ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का हेल्प से। All activities of an organism including growth, movement, development, reproduction etc. due to metabolism। जितना भी आपका एक्टिविटीज़ है ना एक ऑर्गेनिज्म का, या तो वो आपका ग्रोथ या मूवमेंट, जितना भी आपको मूवमेंट कर रहा है, रिप्रोडक्शन, ये सब आपका मेटाबॉलिज्म का कारण से ही होता है। क्योंकि आप एनर्जी चाहिए ना ये सब करने के लिए। तो आप खाना से डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनता है, वो धीरे धीरे टूट के ग्लूकोज में बनता है, ग्लूकोज से आपका एटीपी बनता है, एटीपी से आप एनर्जी यूज़ करता है। तो एटीपी जो आप लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है, वहाँ से हम लोग एटीपी को हम एनर्जी का फॉर्म में यूज़ करते हैं ना। तो ये सब तो एक केमिकल रिएक्शन का कारण से ही, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन का कारण से ही हो रहा है ना। इसलिए ये सब आपका ये सब जितना मूवमेंट्स करने के लिए, ग्रोथ करने, ये सब आप लोग क्योंकि ये सब के लिए आपको मेटाबॉलिज्म चाहिए होता है। तो द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। आपका जितना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपका सेल में जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है और सेल का अंदर में ये सब हो रहा है, ये सब जो सेलुलर का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है आपका डिफाइनिंग फीचर है लिविंग फॉर्म्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लेकिन रिप्रोडक्शन तो आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं था ना, करेक्टर था लेकिन उसका डिफाइनिंग फीचर नहीं था आपका लिविंग फॉर्म्स का। और मेटाबॉलिज्म आपका दो टाइप का होता है, एक तो होता है एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म, एक तो होता है कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म में आपका दो सिंपलर
सब्सटेंसेस दो मिल के एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है। जैसे कि अब ग्लूकोज लो मिल के आपका ग्लाइकोजन बनेगा और इसमें एनर्जी यूज़ होगा। और आपका कैटाबोलिक में आपका बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स को तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस में आपका कन्वर्ट करेगा। जैसे कि ग्लाइकोजन जो टूट के आपका ग्लूकोज में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज में बन जाएगा और ग्लूकोज से आपका एनर्जी निकलता है। कैटाबोलिक में आपका एनर्जी रिलीज करता है और एनाबोलिक में आपका एनर्जी रिक्वायर होता है, एनर्जी चाहिए होता है। तो एनाबोलिज्म इंक्लूड्स ऑल द बिल्डिंग अप रिएक्शन। It is also called constructive metabolism since it involves the synthesis of complex substances from simpler ones. इसको बिल्डिंग अप रिएक्शन भी बोलता है क्योंकि यहाँ से कुछ सिंपलर सब्सटेंस से आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहा है ना, इसलिए आपको इसका कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी बिल्ड अप कर रहा है ना। एक छोटा चीज़ से आपका बड़ा चीज़ बना रहा है तो इसे बिल्ड अप कर रहा है, इसलिए इसको बोलता है कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म या बिल्डिंग अप रिएक्शन। एग्जाम्पल आपका कुछ एग्जाम्पल है, जगह एग्जाम्पल है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम CO2 एंड वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके आपका प्लांट जो है आपका ग्लूकोज बनाता है। ये आपका देखो ये यहाँ में सिंपलर सब्सटेंस है, ये देखो यहाँ में बड़ा सब्सटेंस ग्लूकोज बना दिया ना, इसलिए ये आपका एनाबोलिक का एग्जांपल है। और फॉर्मेशन स्टार्स फ्रॉम ग्लूकोज, बहुत सा ग्लूकोज मिलकर स्टार्स बन गया, ये भी आपका एनाबोलिक रिएक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमाइनो एसिड तो मिल के आपका प्रोटीन बनाता है, ये भी आपका इसका एनाबोलिक एग्जाम्पल। फॉर्मेशन लिपिड्स फ्रॉम फैटी एसिड, अल्कोहल और फैटी एसिड मिलके आपका लिपिड बनाता है, ये सब आपका एनाबोलिक का एग्जाम्पल है। एनर्जी इज स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी इन द प्रोसेस। एनर्जी जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में हमें स्टोर होता है हमें एनाबोलिक रिएक्शन में। और अभी अब ये है आपका एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक रिएक्शन का। अभी हम लोग चलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन क्या है? कैटाबोलिक या ब्रेकडाउन रिएक्शन बोलते हैं, ब्रेकडाउन रिएक्शन भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस। क्योंकि यहाँ में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को आपको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है ना, डायरेक्ट उसका एनाबोलिज्म का अपोजिट यहाँ में सब्सटेंस को तोड़ता है कैटाबोलिज्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, क्योंकि एनाबोलिज्म में आपको एनर्जी को आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में स्टोर कर रहा था ना, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका यहाँ में कैटाबोलिज्म में आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन is an example of catabolism. It release energy for performing different body activities. रेस्पिरेशन क्या है बोलने से आपका ग्लूकोज से जो आपका एनर्जी निकालने का प्रोसेस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये आपका सेल का अंदर होता है, इसलिए आपको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलता है इसको। देखो आपका ग्लूकोज यहाँ से ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हम लोग ऑक्सीजन क्यों जरूरी होता है बोलने से हमको सेलुलर का रेस्पिरेशन के लिए हम लोग एनर्जी निकालना है ना ग्लूकोज से, इसलिए हमको इसका ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए होता है। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं ताकि हम लोग को एनर्जी मिल सके। अगर ऑक्सीजन अब नहीं मिलेगा तो आप अगर सांस नहीं लेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप मर जाए। क्यों बोलने से आपका बॉडी का टिश्यूज लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है आपको, और तो ग्लूकोज को आपको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसलिए आप जब सेल्स जब आपका डेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली आप भी डेड हो जाएगा ना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन चाहिए होता है, हम लोग का अंदर में ही हो रहा होता है। तो ग्लूकोज को आपको ATP में देखो, ATP एनर्जी है, एनर्जी ये ATP के फॉर्म में हम लोग एनर्जी को यूज़ करता है जो। तो यहाँ हम लोग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जब सांस बाहर लेते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, सांस इनहेल करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना। तो ये आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये भी आपका वो कैटाबोलिज्म का रेस्पिरेशन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको सिंपलर फॉर्म से तोड़ रहा है ना, इसलिए आपका कैटाबोलिज्म है ये। अभी हम लोग चलते हैं आपका कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म का डिफरेंसेस। जनरल डिस्क्रिप्शन में आपका क्या है, एनाबोलिज्म या सिंथेसिस रिएक्शन है, एनाबोलिज्म बना रहा है तो यहाँ में बिल्डिंग ऑफ ए लार्ज मॉलिक्यूल पॉलीमर फ्रॉम स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स। मोनोमर से आपका पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है ना, उसको ही हम लोग एनाबोलिज्म बोलते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए A और B दो कंपाउंड है, ये दोनों मिलके AB एक ही कंपाउंड बन गया ना। ये बोन को दिखा रहा है, ये मिडल में जो है ये आपका बोन को दिखा रहा है, ये बोन फॉर्म करके दोनों एक ही कंपाउंड बन गया। लेकिन कैटाबोलिज्म और डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या है कि ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर इन
इनटू इंडिविजुअल मोनोमर। पॉलीमर जैसे ये बना था ना, ये यहाँ पे बोन जो ब्रेक डाउन होके डिग्रेड होके बोन यहाँ पे, ये दोनों का सी और डी का बीच में जो बोन है डिग्रेड होके सी और डी एक इंडिविजुअल मोनोमर में आपका यहाँ बन गया। देखिए अब यहाँ में सिंपलर फॉर्म में टूट गया ना, तो ब्रेक डाउन हो गया। ये जनरल डिस्क्रिप्शन है इसका, या इसको याद रख लीजिए। ये जनरल ए प्लस बी और ए बी बोन फॉर्म हो गया। सी और डी जो आपका बोन टूट के आपका सी प्लस डी आपका इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हम लोग इसको क्या क्या टर्म्स यूज़ कर सकते हैं आपका एनाबोलिज्म की तरह। एनाबोलिज्म आपको बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टिव, एनाबोलिक, ये सब 3 टर्म्स यूज़ करते हैं। और कैटाबोलिज्म के लिए आपको ब्रेक डाउन, डाइजेस्टिव, डिकम्पोजिशन, कैटाबोलिक, ये 4 टर्म्स यूज़ करते हैं हम लोग आपका कैटाबोलिज्म के लिए। अभी बोन का क्या हो रहा है देखिए आप, बोन फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन है। एनाबोलिज्म के में आप देखिए यहाँ बोन फॉर्मेशन हो रहा है ना, यहाँ पे एनाबोलिज्म बोन फॉर्म होता है। और कैटाबोलिज्म आपका बोन का ब्रेक डाउन हो रहा है ना, बोन ब्रोकन होता है। तो एनर्जी इस रिक्वायर, आपको आगे बताया ना, एनर्जी जो यहाँ पे देखिए एनाबोलिज्म में एनर्जी रिक्वायर हो रहा है ना, इधर पे एनर्जी रिक्वायर हो रहा है यहाँ में एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज हो रहा है। वही पॉइंट्स यहाँ लिखा है कि आपका एनर्जी इज रिक्वायर इन एनाबोलिज्म, इसलिए इसको एंडरगोनिक बोल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर हो रहा है तो एनाबोलिज्म में। तो कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए उसको एक्सरगोनिक बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। तो वाटर क्या हो रहा है, तो वाटर इज रिलीज, आपका एनाबोलिज्म में आपका पानी रिलीज हो रहा है ना, वाटर इज रिलीज, इसलिए उसका डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और कैटाबोलिज्म में वाटर जो आपका रिक्वायर हो रहा है, इसलिए उसका हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, क्योंकि वाटर जरूरी हो रहा है ना। तो एग्जाम्पल एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल है आपका बिल्डिंग ए प्रोटीन फ्रॉम इंडिविजुअल एमाइनो, एक एमाइनो एसिड मिल के आपका एक प्रोटीन बनाता है ना। तो यहाँ ये वही एग्जांपल बोल रहा है कि प्रोटीन का बनना एमाइनो एसिड से, एक इंडिविजुअल एमाइनो एसिड से मिलके। और बिल्डिंग ए ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, जैसे कि ट्राइग्लिसरॉल एक वो है लिपिड है, ये जो आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनता है। ये भी क्योंकि 2 कंपाउंड जो एक ही में चेंज हो रहा है ना ट्राइग्लिसराइड में, ये आपका एग्जांपल है आपका एनाबोलिज्म का। तो कैटाबोलिज्म में आपका ब्रेक डाउन है, ब्रेकिंग ए प्रोटीन इनटू इंडिविजुअल एमाइनो, जैसे एमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनाता, फिर से प्रोटीन को छोड़ के आप सिंपलर फॉर्म जो एमाइनो एसिड बना उसमें कन्वर्ट कर सकता है। ब्रेकिंग स्टार्च डाउन इनटू मोनोसैकेराइड, स्टार्च जो आपका या ग्लाइकोजन को, ये ग्लाइकोजन लोग कहाँ से बनाता है, ग्लूकोज से बनाता है, वो एक मोनोसैकेराइड है, उसको फिर से हम लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं ना ब्रेक डाउन करके। ये सब एग्जाम्पल है आपका कैटाबोलिज्म का। तो अभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लास्ट प्रॉपर्टी है आपका, ये आप जो है मेटाबॉलिज्म हो, जो ये जो आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और कंसिस्टेंस, मतलब जब आपका एक्सटर्नली इन्वायरमेंट जो आप चेंज हो रहा है तो आप उसको किससे रेस्पॉन्स करता है, इसको ही हम लोग कंसिस्टेंस बोलते हैं। इट इज़ ए प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस और चेंज इन द इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब जो चेंजेस को ही बोलते हैं स्टिमुलस, ये आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिस चेंज हो रहा है उसको आपका रेस्पॉन्ड करने का प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं कंसिस्टेंस। इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। सेम ही है आपका सराउंडिंग में जो हो रहा है उसका अवेयरनेस रखना और उसका अगेंस्ट आपका रिएक्ट करना। एक्सटर्नल स्टिमुलाई में भी फिजिकल भी हो सकता है ये आपका चेंजेस, जो केमिकल भी चेंजेस हो सकता है और बायोलॉजिकली चेंजेस भी हो सकता है। उसके बाद प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली लाइक लाइट, वाटर, ग्रेविटेशन, पॉल्यूशन। इट इज प्लांट्स भी आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे उसका ये मतलब नहीं है कि कंसिस्टेंस बस हम लोग ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंजेस को रेस्पॉन्स कर सकते हैं, प्लांट भी रेस्पॉन्स करता है क्योंकि वो भी तो एक लिविंग बीइंग है ना। तो प्लांट्स भी आपका रिस्पॉन्स करता है। जैसे आप एक एग्जांपल आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो आप एक प्लांट को लेके आपका छोटा वाला फ्लावर या कुछ भी लेके आप खिड़की के सामने जहाँ में लाइट आता है ना, एक पूरा बंद करके एक छोटा सा चेयर आपका कहीं भी वाल का थ्रू से आपको छोटा सा चेयर उसका सामने में आप प्लांट को रखिए, प्लांट जो जहाँ से लाइट आ रहा है ना उसका तरफ ही मुड़ेगा। तो वो किसको कौन सा स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करता है, लाइट को कर रहा है। अगर कोई पानी नहीं देगा तो आप प्लांट को बहुत देर तक पानी नहीं देगा तो आपका प्लांट मर जाएगा ना, वो भी आपका वाटर को रेस्पॉन्ड, एक्सटर्नल स्टिमुलस में कौन हो गया आपका वाटर।
उसका बाद पोल्यूशन, बहुत सा पोल्यूटेड एरिया में प्लांट लोग अच्छे से नहीं जी पाता है ना, वो भी एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रेस्पॉन्स कर रहा है पोल्यूशन का अगेंस्ट। तो ये था आपका कंसिस्टेंस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक रिस्पॉन्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुली। जितना भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, ये सब आपका स्टिमुली को रेस्पॉन्स करेगा। ए ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गन हु इज अवेयर। हम लोग ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग खुद का बारे में अवेयरनेस है, लेकिन जानवर लोग तो खुद का बारे में कुछ भी अवेयर नहीं होते है। तो वो लोग आपस में कुछ भी उन लोग को मतलब वो लोग रेस्पॉन्स करते हैं लेकिन खुद का बारे में अवेयर नहीं होते। लेकिन हम लोग इंसान ही एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद का बारे में अवेयर होते हैं। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए कॉन्शियसनेस जो आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्यों बोलने से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करेगा, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था, क्यों बोलने से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, किसी जैसे कि आप लोग आगे बताया कुछ हम लोग ह्यूमन बीइंग में कुछ इनफर्टाइल कपल्स भी आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं ना। उसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग बीइंग नहीं है, वो लिविंग बीइंग है, इसलिए उसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपका यहाँ में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या क्या था बोलने से आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या क्या बोलने से आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या क्या है आपका लिविंग बीइंग का, ऑफ लिविंग बीइंग। ये आपका क्या क्या बोलने से, एक तो है आपका मेटाबॉलिज्म, सेकेंड है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपका सेल से बना है ना, या चाहे वो यूनिसेलुलर भी तो एक सेल से बना है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ है आपका कंसिस्टेंस, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का चेंजेस को रिस्पॉन्स करता है। ये आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है आपका कैरेक्टर है, लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है, लेकिन ये डिफाइनिंग हर किसी में होना है, हर लिविंग बीइंग में होना है बल्कि ज़रूरी नहीं है। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है आपका ये एक तो हो गया ग्रोथ एंड थर्ड इज योर रिप्रोडक्शन, क्योंकि हर लिविंग बीइंग में आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होना ही है बल्कि जरूरी नहीं होता। तो जैसे कि आप आगे बताया कि क्योंकि कोई इंडिविजुअल लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, लेकिन वो लिविंग बीइंग है ना। आई होप आप लोग समझ में आ गया। आपको ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सब एग्जाम्पल और उसका प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये सब नीट में आता है। नीट का पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को पढ़ा रहा है। आप लोग नीट का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, क्योंकि आप लोग पर में 12 पास होके तो आपको अगर साइंस में आप लिया है तो आप बाद में नीट तो देना ही है। तो नीट में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तो हर साल आता है एक ये चैप्टर से। तो आई होप आप लोग समझ में आए। ये नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, वहाँ से नोट्स कर लीजिएगा। थैंक यू।